इस कहानी का नाम उद्यम है। इस कहानी की शुरुआत 1967-68 से होती है, जहां पर एक बूढ़ी औरत कुछ मंत्र पढ़कर अपनी गधेली को काट कर उसमें से कुछ खून की बूंद एक कटोरे में टपकाती है और फिर उसको आग लगा देती है। दूसरी सीन में दिखाया जाता है एक घर जिसमें कुछ लोग एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बर्थडे पार्टी जिसकी मनाई जा रही होती है उसका नाम डेरा है और उसका बेटा चान और उसका दोस्त मैली, चान की वाइफ तथा मैली की वाइफ भी होती है और साथ में एक फ्रेंड भी होती है। मैली जो कि चान का दोस्त है वो बर्थडे पार्टी की रिकॉर्डिंग भी बना रहा होता है। सभी लोग बारी बारी से डेरी को गिफ्ट देते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। और एक जगह पर दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी शैतान से मदद मांग रहा होता है। इधर मैली चान को जगाता है नाश्ता करने के लिए। डेरिया चान की माँ नाश्ता बनाती है। चान मैली को एक रूम में पुकारता है और मैली कैमरे को टेबल पर छोड़कर चान के पास चला जाता है। घड़ी में 10:15 होते हैं। चान बहुत तेजी से म्यूजिक बजा रहा होता है। चान की माँ चान से म्यूजिक को स्लो करने को बोलती है। फिर अचानक से उनको कुछ होने लगता है और घड़ी उल्टी चलनी शुरू होती है। वो अपने आपा खो देती है और टेबल से चाकू उठाकर अपनी उंगली काट कर दीवार पर अरबी भाषा में कुछ लिखने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इतनी ही देर में वहां पर चान और मैली भी आते हैं और चान अपनी माँ को उठाने की कोशिश करने लगता है। मैली इधर उधर देखने लगता है कि कोई आया था क्या रूम में। तभी दोनों की नजर खून से लिखे उस वर्ड पर पड़ती है। दीवार पर खून से लिखा वर्ड देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाकर अपनी माँ का इलाज कराते हैं। फिर अगली सीन में चान अपनी माँ के सिरहाने होता है और उसकी चादर सही करके वहां से बाहर चला जाता है। तभी एक साया उसकी माँ के पास से गुजरता है और बाहर मैली अपनी बीवी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मैली अपनी बीवी से कहता है कि तुम बेगम के साथ आ जाओ। बेगम एक साइकेट्रिक है। चान उनके रूम में आता है और वो उस दीवार को फिर से पेंट करने को बोलता है। तभी मैली को याद आता है कैमरा उसने टेबल पर रखा था और वो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैली, चान, मैली की वाइफ, चान की वाइफ एंड साइकेट्रिक बेगम सब मिलकर एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें वही सारी सीनें फिर से आती हैं। डायरिया अपने हाथ की उंगली को काटकर अरबी भाषा में दीवार पर लिखकर बेहोश हो जाती है। ये सीन देखकर सब खौफ में आ जाते हैं। बेगम चान से क्वेश्चन करती है और पूछती है क्या तुम्हारी माँ को अरबी भाषा लिखना आती है या पढ़ना आती है? तो चान कहता है नहीं, मेरी माँ को अरबी भाषा नहीं आती है। मुझे नहीं पता उन्होंने ये कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। बेगम चान से उसकी माँ को क्लिनिक लाने को कहती है, लेकिन चान कहता है डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें नॉर्मल बताई है, कह रहे हैं इनकी दिमाग की कोई परेशानी नहीं है। चान की वाइफ कहती है माँ को अरबी लिखना नहीं आता है, हमने वीडियो खुद देखी है, उसमें क्या हुआ है सबने देखा है, हमें अब होज्जा को बुलाना चाहिए। होज्जा एक झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं भूत की, प्रेत की और जिन्नों की। ये सुन साइकेट्रिस्ट गुस्से में आ जाती है, कहती है तुम लोग किस सदी में जी रहे हो, ऐसा थोड़े नहीं होता है। वो चैन की माँ को हिप्नोसिस करने को कहती है। चैन उसमें राजी हो जाता है क्योंकि उसको कोई भी तरीका नहीं सूझ रहा था उस समय। बेगम कहती है कि यहाँ पर केवल तुम और तुम्हारी माँ और मैं ही रहूंगी, बाकी लोगों को जाने को बोल दो। चैन सबको जाने को बोलता है। साइकेट्रिस्ट बेगम चान की माँ को गहरी नींद में सुला देती है। फिर उससे बातें शुरू करती है और उससे पूछती है किसने किया ये सब। चैन की माँ डेरिया कहती है मुझे बताने की इजाजत नहीं है। साइकेट्रिक पूछती है क्या वो लोग यहीं पर हैं? वो कहती है हाँ यहीं पर है, तुम्हारे पीछे। ये सुनकर साइकेट्रिक को बहुत खौफ आ जाता है और पीछे मुड़कर देखती तो पीछे कोई नहीं होता है। फिर डेरिया से पूछती है कि कहाँ है वो लोग, यहाँ तो कोई नहीं है। डेरिया कहती है क्या तुम उन लोगों को देखना चाहती हो उनको? साइकेट्रिस्ट कहती है हाँ मुझे देखना है। इतनी ही देर में कुछ आवाज होती है और चांद बाहर चला जाता है। जैसे ही चांद बाहर जाता है दरवाजा बंद हो जाता है और डेरिया की आंखें देखकर साइकेट्रिस्ट बेगम बेहोश हो जाती है।
और डेरिया साइकियाट्रिस्ट के हाथ को पकड़ लेती है और उस पे कुछ निशान आ जाते हैं। फिर उसे जिन को दिखा देती है। ये देख साइकियाट्रिस्ट को होश आता है और वो बहुत तेजी के साथ वहाँ से भाग लेती है। फिर चैन कमरे में आता है और देखता है बेगम वहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद चांद बेगम को बहुत बार कॉल करता है, पर चांद के कॉल करने पर भी बेगम कॉल को नहीं उठाती और उठाती है तो कुछ बोलती भी नहीं है। अब चांद की वाइफ फिर से होजा को बुलाने को कहती है। होजा आता है और वो सारी बातें खुद से ही जान लेता है। डेरिया का जिन जान लेता है और आकर होजा को जान की धमकी देता है। होजा बहुत कोशिश करता है उस जिन को वहां से भगाने की। जिन बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी जिन बताता है कि यहाँ पर बहुत से जिन हैं। चैन अपनी माँ डेरिया को पकड़ लेता है और उसकी माँ फिर से बेहोश हो जाती है। होजा ये सब देखकर वहां से भाग जाता है। फिर चैन होजा को बहुत बार कॉल करता है, पर होजा उसको कोई जवाब जल्दी से नहीं देते। अब चैन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। डेरिया जब 6 साल की बच्ची थी तब उसके पिता ने जिनको काम सौंपा था कि उसके परिवार की रक्षा करे। ये चांद के नाना भी हैं। इस घटना के बाद चांद प्लान बनाता है अपनी माँ के गांव जाने को, जहाँ पर वो पैदा होते हैं, क्योंकि जो होजा घर आया था वो अब चांद से बातें नहीं करना चाहता था। चांद और मेली और उसकी माँ डेरिया रात के समय अपने गांव वाले घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं घर पूरा खाली पड़ा है, जैसे वहां पर कई साल से कोई नहीं आया है। वहां पर लाइट भी नहीं होती है, जिसकी वजह से चांद बाजार चला जाता है मिट्टी का तेल लेने। घर पर मेली और डेरिया बचते हैं। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। डेरिया मन ही मन डरने लगती है और डेरिया कहती है कि दरवाजे को मत खोलना, पर मेली उसकी ना सुनकर दरवाजा खोलकर देखता है। दरवाजे के पास एक बूढ़ी औरत थी जो कहती है यहाँ से चले जाओ। मिली बोलता है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि आज रात हमको यहीं पर बितानी है। तब वो उनको ओढ़ने के लिए कंबल देने को बोलती है। थोड़ी देर बाद चांद लौटता है तो वो मेली से पूछता है कि वहाँ बाहर क्या कर रहा है, घर में क्यों नहीं है। थोड़ी देर बाद वो दोनों अंदर जाकर उस घर की पुरानी चीजों को खोजना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को बहुत से पुराने पेपर मिलते हैं जिन पर अलग अलग तरह के मंत्र लिखे थे। रात को जब सब सो जाते हैं तो डेरिया उठकर बाहर लान में चाकू से जमीन को खोदना शुरू कर देती है। चांद और मेली शोर सुनकर बाहर आते हैं और डेरिया को जमीन खोदते हुए देखकर चौंक जाते हैं। फिर चांद अपनी माँ डेरिया को फिर से घर में लाता है। उसके बाद वो लोग सारे पुराने पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और तब पता लगता है कि चांद की नानी यानी कि डेरिया की माँ को कैंसर था और यह रिपोर्ट 1967 की थी, 1967 की थी। चांद अगली सुबह गांव में जाकर एक मस्जिद के पास एक आदमी से मिलता है और उससे मदद मांगता है। वह आदमी चांद की मदद करने से मना कर देता है क्योंकि चांद के पास जो मंत्र वाले पेपर थे उसे देखकर वो भी डर जाता है और वह उसको एक असफ नाम के आदमी से मिलने को कहता है। तब चैन असफ से मिलने के लिए उस आदमी के बताए गए पते पर जाता है। असफ जो कि इस समय अपने खेत में काम कर रहा होता है। चैन उसके पास जाकर उसको सारी बातें बताता है। अब तक जितनी भी घटना हुई है सब कुछ बताता है। असफ ये बातें सुनकर उसको मना कर देता है और कहता है कि इस तरह के कामों से वो बहुत पहले बर्बाद हो चुका है। उसने ये सब काम करना छोड़ दिया है, इसलिए वो ये अब नहीं कर सकता है। चैन उसको मनाने के लिए बहुत सी कोशिश करता है, हर तरह से प्रयास करता है, तब जाकर असफ मान जाता है और उसके साथ गांव वापस आता है। गांव पहुंचते ही मैली घर के बाहर बैठा रहता है। मैली बताता है कि इस गांव में दूसरा कोई और व्यक्ति भी नहीं रहता है। चैन मैली से पूछता है कि तुम उसकी माँ को अंदर छोड़कर बाहर क्या कर रहे हो। तब मैली बताता है कि उसकी माँ ने जमीन पर एक तरह का सिंबल बनाया हुआ। असफ तुरंत जाकर उस सिंबल को देखता है और पहचान लेता है। असफ अरबी शब्द के बारे में भी बताता है। उस अरबी शब्द का मतलब पाप होता है, गुनाह होता है, जो एस्केलेशन का प्रतीक है। बुरी आत्माओं का लीडर एस्केलेशन है। असफ बनाए गए सिंबल पर खुदाई करने के लिए फावड़ा मांगता है। तब असफ फावड़े से वहां की खुदाई शुरू करता है। खुदाई करने के बाद उसे एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक मंत्र वाला पेपर मिलता है।
असफ उस लेख को पढ़कर बताता है कि शैतान के बाद वो फातिमा और उसके जिन को छोड़ने की इजाजत देता है। ये जो मंत्र है उसको डेरिया के पिता यूसुफ ने फातिमा से बचाने के लिए लिखा है। असफ डेरिया से मिलने को बोलता है। तब चैन असफ को घर के अंदर लेकर आता है। रूम में जैसे ही असफ घुसता है तो देखता है दीवार पर एक मंत्र टंगा हुआ है जो कि अब बहुत धुंधला हो जाता है। डेरिया सबके लिए खाना बनाने के लिए जाती है और फिर चारों बैठकर साथ में खाना शुरू करते हैं। तब असफ चांद से बताता है कि क्या उसकी माँ बाएं हाथ से खाना खाती हैं। यह देखकर चांद चौंक जाता है। तब डेरिया से असफ क्वेश्चन करने लगता है। उसके इस तरह से क्वेश्चन करने पर डेरिया के ऊपर आने वाला जिन बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको जान से मारने की धमकियां देने लगता है। डेरिया और असफ की इस तरह की बहस देखकर चांद और मिली डर कर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद असफ भी बाहर आता है। असफ बाहर आकर कहता है लगता है उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी क्योंकि डेरिया का शरीर एप्कुलेशन के कब्जे में पूरी तरह से है। ये सुनकर चांद और मिली बहुत परेशान हो जाते हैं। असफ डेरिया के रूम में फिर से वापस आता है और एप्कुलेशन से बातें शुरू करता है। डेरिया का जिन बहुत गुस्से में आता है और तब चारों तरफ आग ही आग दिखाई देती है। असफ डेरिया के सामने तेज आवाज में दुआएं मांगने लगता है। कमरे को बंद देखकर चैन बाहर से दरवाजे को पीटना और पुकारना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और चैन आकर पीठ लगाकर दीवार में सहमा सहमा सब बैठ जाता है। असफ रूम से बाहर आकर एक कटोरे पर कुछ मंत्र बोलकर अंदर हाथ डालता है। तब उसको एक दरवाजा जिसमें एक बूढ़ी औरत जाती दिखती है। असफ कटोरे से हाथ बाहर निकालता है तो उसे एक चाबी मिलती है और जल्दी से असफ एक कुदाल उठाकर जीने की नीचे वाली दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर अंदर एक दरवाजा दिखता है। असफ उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसको एक मंत्र दीवार पर दिखाई देता है। जबकि मिले मंत्र वाले पेपर को एक दूसरे रूम में जला रहा होता है। डेरिया बहुत तेजी से एक खौफनाक हंसी में हंसना शुरू कर देती है। ये सब देखकर चांद अपनी माँ से चुप रहने को बोलता है और अपने कानों पर हाथ को रख लेता है। और जबकि मेली अब तक सारे मंत्र वाले पेपर को जला चुका होता है। असफ समझ जाता है कि फातिमा ने ही शैतान से सारे सुरक्षा कवच तोड़वाए हैं। लास्ट वाला रक्षक भी अब खत्म हो गया है। असफ जल्दी ही वापस डेरिया के रूम में जाता है पर वहां पर वो लोग नहीं थे और ना ही मिली ही उस रूम में था। असफ बाहर की तरफ भागता है और देखता है मिली कार के पास है और वो मिली को पकड़कर पूछता है कि तुमने सारे पेपर क्यों जलाए। और डेरिया जेन भी अब गायब हो चुके हैं। तब मिली उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है जिसने उसको कंबल दिया था। फिर दोनों उस बूढ़ी औरत के घर की तरफ जाते हैं। उन दोनों को वहाँ कोई नहीं मिलता है। घर भी अब खंडहर की तरह था। वहाँ पर असफ को वही सेम सिंबल दिखाई देता है जो कि चैन की माँ डेरिया ने जमीन पर ड्रॉ किया था। थोड़ी देर बाद उनको रूम में एक बच्चे का झूला हिलता दिखाई देता है। उसको असफ अपने हाथ से रोक देता है। रूम में कोई भी नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं झूला फिर अपने आप हिलने लगता है। फिर वो दोनों दूसरे घर में जाते हैं। वहाँ पर भी सेम सिंबल दिखाई देता है। फिर वो बारी बारी करके गांव के कई घरों में जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं पर गांव में कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं दिखाई देता है। एक घर में लोग फिर से घुसते हैं कि एक आत्मा आती है जो असफ से अपना वादा याद कराती है। कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए वादा किया था पर नहीं निभाया। ये देखकर मिले डर जाता है। तब असफ उसको समझाता है और कहता है बैठ जाओ यहीं पर। असफ और मिले दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और अब मिले की हालत बहुत खराब थी। मिले की हालत देखकर असफ उसको एक ताबीज पहनाता है। असफ वहीं पर बैठकर बहुत सी दुआएं मांगने लगता है। असफ के दुआएं मांगने से चारों तरफ आग लग जाती है। फिर मिली के अंदर से भी एक दूसरी आवाज आती जो कि मिली की आवाज नहीं थी, वो एक अच्छे जिन की आवाज थी। असफ उससे पूछने लगता है। तब असफ को पता लगता है कि डेरिया जो कि फातिमा की ही बेटी है, फातिमा का एक लड़का मर गया था तो वह जादू का सहारा लेकर अपनी बेटी डेरिया को जिन के हवाले कर देती है ताकि उसको फिर से एक बेटा पैदा हो। जबकि डेरिया का पिता यूसुफ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक अच्छे जिन से हेल्प लेता है जो कि उसके मरने के बाद डेरिया की रक्षा करता रहता है। लेकिन एक बुरा जिन एप्कुलेशन उस सुरक्षा कवच को जलवा देता है। सुरक्षा कवच टूट जाए ताकि फातिमा डेरिया की बलि दे सके और उसको एक लड़का मिले। असफ मिले पर आए हुए जिन से पूछता है कि
तो बताओ फातिमा का वो लड़का कौन है। जिन बताता है कि फातिमा का वो लड़का कोई और नहीं चांद ही है। अब डेरिया अनजाने में पूरी तरह से एप्कुलेशन के कब्जे में है। चांद की बहस डेरिया के जिन से हो जाती है और चांद डेरिया का गला दबाकर उसको मार डालता है। मिले पर आया हुआ जिन बताता है कि असफ अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कवच पूरा हो गया है। चांद डेरिया का कत्ल करने के बाद घर से बाहर आता है और बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास बूढ़ी औरत आती है और बोलती है कि तुम वापस आ गए मेरे बेटे। तो दोस्तों इस तरह से इस मूवी की स्टोरी पूरी होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, फातिमा जो कि डेरिया की माँ है, उनको एक लड़का चाहिए होता है और वो जिनों से सौदा करती है। तो इस सौदे के बदले उन्हें अपनी बेटी की बलि देना होता है ताकि उन्हें जिन लड़का दे सके। और इसका पता उसके पति यूसुफ को लग जाता है, तो वो भी कुछ अच्छे जिनों से सौदा कर लेता है, अपनी बेटी की रक्षा करवाता रहता है मरने के बाद भी। पर जिन अपना किया हुआ वादा निभाने के लिए बहुत आगे हद तक चले जाते हैं। तो इस स्टोरी में आपने देख भी लिया, कहीं भाई चांद या कह सकते हैं उसका बेटा ने खुद उसको मार दिया क्योंकि उसके सामने वो पागलों की तरह हंस रही थी। उसके ऊपर एप्कुलेशन ने कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से ये स्टोरी पूरी होती है। बाय।